बिहार एसटीटी 2024 के जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी किए उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो है प्रीवियस ईयर सॉल्वेड पेपर ऑफ एसटीटी बिहार 9 to 10 सोशल साइंस एग्जाम होल्ड ऑन 7/9/2023 को फर्स्ट सी में पूछा गया था। आइए मेरे साथियों, इसको हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। अगर मेरे साथियों चैनल पर नहीं है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो एसटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथियों आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो मेरे साथियों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल की यात्री था जो कि समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था। मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अरबों से। ठीक है, अरबों से सीखा है। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1765। आगे क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। मेरे साथियों कॉर्नवालिस था। आगे फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में 14 जुलाई को जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। साथियों राइट इसका आंसर हो जाएगा पादरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है मीन कैंप किसकी रचना है। तो मीन कैंप जो है हिटलर की रचना है। ठीक है, और हिटलर ने जेल में 1920 के दशक में मध्य में आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। आगे है कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। तो नाजीवाद मेरे साथियों यह जो समाजवाद का विरोधी था। नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है मेरे साथियों यह हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। मेरे साथियों रूस जापान का युद्ध 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। मेरे साथियों प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सराजेवो का हत्याकांड था। प्रथम विश्व युद्ध 8 जून 1914 ईस्वी को 8 जून 1914 ईस्वी को सराजेवो हत्याकांड में हुए थे और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था जो 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। राइट आंसर हो जाएगा यह 4 वर्षों तक चला था। आगे है क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई जिस मिशनरियों पर 24 दिसंबर 1899 ईस्वी को हमला किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर 1899। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को अंगूर उत्पादन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डैश को धान के रूप में जाना जाता है। किसको धान के रूप में जाना जाता है। तो चावल को जो है धान के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। तो मेरे साथियों चावल का प्रमुख उत्पादक देश चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर है चीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है। ठीक है, तो विकल्पों में यूएसए देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है। तो यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक है, किसे जो है 1 वर्ष लग जाता है। तो गन्ना फसलों को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है। तो रेशम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि एक
प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो यूएनओ है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूएनओ को 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार में सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख हैं। किस परिषद अंग प्रमुख है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के सचिवालय अंग के प्रमुख है। ठीक है, क्या हो जाएगा सचिवालय अंग के प्रमुख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे है कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे। तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्र संघ के विचार के लिए जिम्मेवार थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वुडरो विल्सन ऑप्शन नंबर बी। आगे है चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने। ठीक है, तो चार्टर सदस्यों के अलावा 21 अन्य देशों राष्ट्र संघ के सदस्य बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 बना था। ठीक है, आगे है कि रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। तो जो रोलेट कानून क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी। ठीक है ना, और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। 1936 में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों आगे क्वेश्चन जो लिया गया है, ठीक है, कि लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था। तो लंदन में जो है विश्व की पहली भूमिगत ट्रेन जो है रेल जो है 10 जनवरी 1863 को हुआ था। 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद। ठीक है, पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है और अजीमाबाद भी है। ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है बताती हूँ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 29 का छूट गया। हाँ, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था। 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से 33 के मध्य आई थी। ठीक है ना, 1929 से 33 के मध्य आई थी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाहित के बाद, ठीक है, समाप्ति के बाद अमेरिका ने यूरोप को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेरे साथियों सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढाका में हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। ठीक है, आगे है कि भारत में
भारत में पहला छापा खाना किस लोगों ने लगाया था? तो छापा भारत में पहला छापा खाना जो है पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। छापा खाना का आविष्कार मार्टिन लूथर किंग सीनियर के महान सुधारात्मक विचार को फैलाने में मदद किया था। प्रिंटिंग प्रेस की भारत की सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगालियों ने 1556 में लगाया गया था। ठीक है मेरे साथियों, तो भारत में पहला छापा खाना जो है पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है मेरे साथियों, भारत का स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, उसके बाद चीन के साथ लगता है 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगता है 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल से लगता है 1750 किलोमीटर, म्यांमार से लगता है 1643 किलोमीटर और भूटान से लगता है 699 किलोमीटर और सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, अब सबसे कम अफगानिस्तान के साथ और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगता है। मेरे साथियों, भारत के स्थलीय सीमा कुल जो है 7 देशों के साथ लगते हैं। ठीक है, आगे निम्नांकित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? मेरे साथियों, सार्क का सदस्य जो है देश चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिलगित गार्ज किस स्थान पर स्थित है? तो गिलगित जो है सिंधु पर स्थित है। ठीक है, सिंधु जो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि सांभर झील कहाँ स्थित है? तो मेरे साथियों, सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे नमकीन झील सांभर झील है। ठीक है, भारत की सबसे नमकीन झील सांभर झील है। आगे सुन लीजिए, भारत की सबसे मीठा पानी का झील बुलर झील है और बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है और वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। मेरे साथियों, इसका क्वेश्चन के अनुसार जो है सब सांभर झील जो है कहाँ? राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो वृक्ष गहतत वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया गहतत। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम वन क्षेत्र है? सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है मेरे साथियों, तो हरियाणा भारत के राज्यों में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार 3.62% वन क्षेत्र है। ठीक है, वो भी 2019 के अनुसार कितना है? 3.62%। ठीक है, और वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य का वन क्षेत्रफल 1444 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो कि 2017 के अपेक्षा। ठीक है, हरियाणा में वन क्षेत्र 44,212 किलोमीटर, याद रखिएगा। हरियाणा में जो वन क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और सबसे कम जो है कितना प्रतिशत कहा जाएगा? यह 3.62%। ठीक है, 3.62% सबसे कम हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाते हैं? ठीक है, जंगली बकरी आइबेक्स पर्वतीय वन में पाए जाते हैं साथियों। पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। हिमालयन आइबेक्स एक जंगली बकरी है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले साइबेरियन बाइबेक्स की उप प्रजाति है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश का जनघनत्व जो है, ठीक है, भारत से अधिक है। ठीक है, और
बांग्लादेश का जनघनत्व जो है 1280 किलोमीटर प्रति वर्ग है। कितना है? 1280 है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, किस राज्य में न्यूनतम जिस जनसंख्या घनत्व है मेरे साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो श्रीलंका सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम जो है पिदुर तालगाला है। ठीक है, पिदुर तालगाला है। ठीक है, पिदुर तालगाला की ऊंचाई जो है लगभग 2524 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 2524 किलोमीटर है, याद रखिएगा 24 मीटर है, 2524 मीटर, 2524 याद रखिएगा। पिदुर तालगाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से नहीं छूता है? तो मेरे साथियों मणिपुर जो है बांग्लादेश को नहीं छूते हैं। तो बांग्लादेश से छूने वाला केंद्रशासित प्रदेश राज्य केंद्रशासित प्रदेश हो जाते हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम है। मेरे साथ इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मेरे साथियों तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है पुराना डाटा के अनुसार 8,848 मीटर है, लेकिन नया डाटा अगर पूछा जाए तो 8,848 जो मीटर है, नया डाटा जो पूछा जाए तो 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848.86 है, कहीं कहीं पर 8,850.56 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पुराना डाटा के अनुसार 8,848 मीटर है। आगे मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में जो हर व्यक्त करता है, ठीक है, तो मापनी में हर धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, धरातल की दूरी का व्यक्त करता ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मेरे साथियों, आगे क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? ठीक है, इसको तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा, ठीक है, तुलनात्मक मापनी के द्वारा जो है किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक प्रतिनिधि भिन्न से अंश हमेशा क्या होता है? ठीक है, तो एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जो है जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि डैश वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकसित संसाधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य और विंड ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। ठीक है, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आगे चलते हैं कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान जो है प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का
96.5% डैश के रूप में मौजूद है, केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। मेरे साथ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? महासागर के रूप में मौजूद है। और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत जो है वह है भूजल। क्या हो जाएगा? वह भूजल हो जाएगा। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और भूजल का अधिक दोहन करने के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूजल यानी कि भूमि का जल। आगे क्वेश्चन कहता है कि पानी की कमी क्या है? पानी का कमी क्या है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं। क्या रहे हैं? तेजी से घट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेजी से घट रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता है। क्या? देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होगी और इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, ये राइट आंसर जो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। खनिजों को संरक्षित के लिए तेजी से घट रहा है और औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। जो औद्योगिक खनिज है, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा राज्य जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे साथियों तो विकल्पों में से कर्नाटक राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ठीक है। लेकिन विकल्प में से जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से भारत को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और 4 वर्ग कौन सा हो जाता है? अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और झाड़िया वन, ठीक है। तो 4 वन कौन कौन हो जाएगा? अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और झाड़िया वन। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है मेरे साथियों सुंदरबन में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव वन का विस्तार आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि प्रमुख क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मेरे साथ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ये जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर हो जाता है, ठीक है। मोर हो जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो मेरे साथियों यह हुई थी 1973 ईस्वी में, ठीक है। बाघ प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973। आगे है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो मेरे साथ सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है, जूट वस्त्र कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ठीक है। हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है कोलकाता हावड़ा हो जाता है, ठीक है। कोलकाता हावड़ा हो जाता है। हुगली नदी ने हुगली औद्योगिक क्षेत्र के विकास के केंद्र के रूप में अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है,
ठीक है। और कोलकाता नगर हुगली नदी के माध्यम से बंदरगाह से जोड़ता है, इसलिए मेरे साथी राइट आंसर जो हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। जो भारत तांबा गलाने का जो उद्योग था वो आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ खोला गया था। तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खोला गया था। ठीक है, घाटशिला में खोला गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, कौन सा जो है परिवहन का मार्ग नहीं है। तो सड़क जो है परिवहन का मार्ग है, वायु परिवहन का मार्ग है, क्या वायु परिवहन का मार्ग है, और जल जो है परिवहन का मार्ग, लेकिन पर्वत शिखर जो परिवहन का मार्ग नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर जो प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मेरे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है। मेरे साथियों सभी लोग जानते होंगे कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे बिहार की जनसंख्या घनत्व है, और पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे भारत स्तर पर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, अधिक सिंचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक, इसका हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है। यानी कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें 33% वन चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 33% वन रहेगा तब जाके हमें पर्यावरण सुरक्षित होगा। ठीक है, लेकिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 24% भाग वन आच्छादित है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24% आच्छादित है, लेकिन हमें 33% वन हमें चाहिए पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे है चिली किस महाद्वीप में स्थित है। मेरे साथियों चिली जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली एक समुद्र तटीय देश है। ठीक है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। ठीक है, और चिली की मुद्रा पीसो है। मेरे साथियों इतना याद रखिएगा। ठीक है, चीनी तांबा उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। चिली की राजधानी सेंटियागो है, और चिली जो है समुद्र तटीय देश है, और चिली में सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। आगे है दलितों से अलग रहकर महादलित किस प्रदेश में किया गया था। मतलब दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में अलग किया गया था मेरे साथियों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दलितों को अलग कर महादलित बिहार प्रदेश में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर बिहार। ठीक है, और बिहार में 2007 में राज्य महादलित आयोग की गठन किया गया था। याद रखिएगा, महादलित आयोग का गठन 2007 ईस्वी में हुआ था, और बिहार दलित विकास संगठन की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष संतोष निराल को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। मेरे साथियों यंग इंडिया जो मेरे साथियों महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका थी, और यंग इंडिया नाम से लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, लेकिन यंग इंडिया नाम से लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी, और लाला लाजपत राय यंग इटली से प्रभावित थे,
इसलिए मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी जी का है। और लिखी किसने है? तो यह पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन देश में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है? तो मेरे साथियों, भारत में संप्रभु जनता है। ठीक है, और भारत में संविधान की सर्वोच्चता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जनता हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि मतदाता की आयु क्या है? मतदाता यानी कि मत देने का अधिकार कितने वर्ष की आयु की होती है? तो होता है कम से कम 18 वर्ष। और किस संविधान संशोधन में 21 से 18 किया गया था? तो मेरे साथियों 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 में जो है यह 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 से वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? मेरे साथी, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। अधिकार अमेरिका लिया गया था, लेकिन कर्तव्य जो है रूस से लिया गया था। याद रखिए, मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? पूरे विश्व में, मेरे साथ याद रखिएगा, पूरे विश्व में जो है लिखित संविधान जो है मेरे साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। पूरे विश्व में भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह भारत देश का है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है लिखित संविधान भारत देश का है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे विशाल संविधान है। क्या है? सबसे विशाल संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने यह कहा था कि भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। ठीक है, इसके लिए मेरे साथियों राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे विशाल संविधान है। भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में जो है मेरे साथियों 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो बांटा गया है, ठीक है, तो भारत में जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और भारत में जनप्रतिनिधि के आधार जनसंख्या को बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो मतदाता सूची का परीक्षण जो मेरे साथियों यह 5 वर्षों में होता है। मतदाता सूची लोकतांत्रिक चुनाव में वोट देने योग्य लोगों की चुनाव से पूर्व तैयार कर और उनमें सुधार की प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मेरे साथियों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है वह सुकुमार सेन थे। ठीक है, और भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1951 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। और भारत के महिला चुनाव आयुक्त बी.एस. रमा देवी थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बी.एस. रमा देवी थी, लेकिन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मेरे साथियों, जो महिलाओं को चुनाव में 50% आरक्षित सीट किया गया है वह मेरा प्यारा बिहार है। मेरे साथी क्या है? पहला राज्य बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, इसलिए मेरे साथियों यह राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा 50%। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या जो है यह हो जाता है 34। कितना हो जाता है? 34 हो जाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 33 और अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। जिसमें मुख्य न्यायाधीश की संख्या 33 होते हैं। ठीक है, और
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? मेरे साथ याद रखिएगा कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं और विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं। याद रखिएगा, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? कब जगह दी गई? प्राथमिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार संविधान में 2002 में स्थान दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2002। आगे है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यूगोस्लोवाकिया देश को सामाजिक विभेद के कारण, ठीक है, सामाजिक विभेद के कारण जो है विखंडन का सामना करना पड़ा था। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लोवाकिया। ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? मेरे साथ याद रखिएगा, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था और अमेरिका में 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, अमेरिका में 1920 ईस्वी और उसके 8 साल बाद 1928 ईस्वी में इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार उपलब्ध यानी कि मिल गया था। ठीक है, आगे है कि इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? मेरे साथ इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है विदाउट सामंजस्य और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो मेरे साथियों यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में सामूहिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सुनिए कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत किए थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से हुआ था? मेरे साथ याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है उत्तराखंड राज्य से हुआ था और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से, ठीक है, चमोली जिले से हुआ था 1973 ईस्वी में। याद रखिएगा, वो 1973 ईस्वी में जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल का नहीं है? मेरे साथियों, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन में भाग देना राजनीतिक कार्य है। जनमत का निर्माण करना जो राजनीतिक दल का कार्य है। सरकार की आलोचना करना राजनीतिक दल का कार्य है, लेकिन सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना ये राजनीतिक कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? मेरे साथ याद रखिएगा, सूचना के अधिकार को भारत में 12 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा लोकतंत्र को और मजबूत और अधिक मजबूत बनाए जाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, और सूचना का अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन आ गया कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो उसकी घोषणा कौन करता है? मेरे साथ याद रखिएगा कि निर्वाचन में जो राजनीतिक दलों के आचार संहिता का निर्माण और अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग ही कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, यह निर्णय लेन देन में परंतु सही निर्णय ले देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की। आगे है कि किस आधार पर लोकतंत्र
को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। मतलब किस आधार पर लोकतंत्र को सबसे अधिक सर्वोत्तम शासन कहा जाता है? तो जनमत पर आधारित होने के कारण, ठीक है, जनमत पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया था, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। क्या याद रखिएगा, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। राइट आंसर जो हो जाएगा जनमत आधार पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आगे है कि गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? जिस राजतंत्र में है, संतंत्र में है, इनमें से सभी मेरे साथी गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जो है यह सबसे अच्छा अवसर जो है लोकतंत्र का ही हो सकता है। ठीक है, और लोकतंत्र का अर्थ है जनता का तंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का तंत्र या लोगों का तंत्र अर्थात शासन। और लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड में है। याद रखिए मेरे साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड में है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो लोकतंत्र में हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। अभी तक पीछे का क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से बहुत सारी क्लास हैं। ठीक है, और बिहार STET 2024 को निकाल कर देखिए, वहाँ से क्लास कर लीजिएगा। अगर BPSC की तैयारी करते हैं तो घटना चक्र है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वन लाइनर। और घटना चक्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है उनका डिटेल। तब जो भी आप जो है BPSC तैयारी कर रहे हैं और STET तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, क्लास को देखिए और अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और नए तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? ठीक है, जो भारत में निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है उस संचालन का दायित्व किस पर है मेरे साथियों? तो वो जो हो जाता है निर्वाचन आयोग के आधार पर हो जाता है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। और निर्वाचन आयोग की अस्थायी रूप से 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को बहु सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था। इसलिए मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब बताइएगा मेरे साथियों कि 100 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी अंदाज लगे कि हम पढ़ा जो रहे हैं मेरा सही है या गलत है पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।